Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल्स। ये एक ऐसी जगह है जहां हम सिर्फ ज़ाहिरी बातों को नहीं बल्कि दिल, रूह, बातिन के उन पहलुओं के बारे में बात करते हैं जो अक्सर इंसान की नज़रों से ओझल हैं। हम यहाँ सिर्फ दीन के बारे में बात नहीं करते और हम बाकी थ्योरीज़ के बारे में भी बात करते हैं और जो लिविंग जर्नी की तरह हम उसको देखते हैं। और ये एक ऐसा सफ़र है जो इल्म तक महदूद नहीं है बल्कि सेल्फ अवेयरनेस, प्यूरिफिकेशन और तज़किया हीलिंग तक चलता है, अल्लाह की क़ुर्बत तक जाता है। क्योंकि अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हो जाती हैं या जो बहुत ज़ाहिर में छोटी लगती हैं मगर बातिन में इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी सीरीज़ द हिडन मैनिपुलेशन के अंदर, और एपिसोड नंबर 7 में इमोशनल अटैचमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये है पार्ट 3। तो अब हम उस जगह पर आते हैं जहां इमोशनल अटैचमेंट का मिसयूज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आपको कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, लेकिन आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि अगर आपने मना कर दिया तो आप गलत हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर प्रेशर आवाज़ ऊंची करके नहीं आ रहा, हर मैनिपुलेशन धमकी नहीं है। और हमने पिछले पार्ट में ये देखा कि मैनिपुलेशन कभी कभी इतनी साइलेंट होती है कि सामने वाला आपको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपको ऐसा फील करवाता है कि आप खुद ही अपना डिसीजंस को लेने लगें। और जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो एक वक्त पर इंसान सामने वाले के रिएक्शन से पहले ही अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू कर देता है। उसे कोई ये नहीं कहता कि ये मत बोलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन उसका माइंड में पहले ही थॉट आ जाता है कि अगर मैंने ये कहा या ये किया तो वो नाराज़ हो जाएगा। उसे कोई ये नहीं कहता कि वहाँ मत जाओ, लेकिन वो खुद सोचता है कि अगर मैं गई तो अननेसेसरली मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसे कोई ये नहीं कहता कि अपनी बाउंड्री मत रखो, लेकिन वो खुद अपनी बाउंड्री को हटा देता है और इसीलिए कि रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यहाँ से इमोशनल कंट्रोल और डीप और हो सकती है, क्योंकि अब सामने वाले को हर बार आपको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही कैलकुलेट करने लगते हैं कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस बात पर वो अपसेट होगा या किस बात पर वो डिस्टेंस को क्रिएट करेगा या किस बात पर रिलेशनशिप को ख़राब करेगा। और ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है और धीरे धीरे आपका फोकस अपनी फीलिंग से हटकर सामने वाले के रिएक्शन पर जाता है। और आपका पहला क्वेश्चन था कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन कुछ वक्त बाद क्वेश्चन बन जाता है कि उसको क्या पसंद है। पहले आप सोचते थे कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, कौन इंसान सही है, और अब आप सोचते हैं कि उसको बुरा तो नहीं लगेगा। पहले आप अपनी बाउंड्री को इम्पॉर्टेंट समझते थे, लेकिन अब आप रिलेशनशिप को बचाने के लिए बार बार अपनी बाउंड्रीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां इंसान को खुद से एक सवाल करना चाहिए कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस ले रहा हूं या ले रही हूं,
या सिर्फ सामने वाले के रिएक्शन से बचने के लिए डिसीजंस लिए जा रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसका आंसर बहुत कुछ सामने लेकर आ सकता है आपके। अब एक और माइंड गेम समझिए, साइलेंस। कभी मैनिपुलेशन वर्ड से नहीं होती, कभी वो सिर्फ साइलेंस से होती है। आपने कोई ऐसी बात कही जो सामने वाले को पसंद नहीं आई, तो वो सडनली जो है बात करना बंद कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा, इमोशनल डिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है। आप एंशियस हो जाते हैं और बार बार सोचते हैं कि मैंने भैया क्या किया, मेरी क्या गलती है, और फिर आप खुद मैसेज करते हैं, आप एक्सप्लेन करना खुद ही शुरू कर देते हैं और आप सॉरी बोलते हैं। कभी कभी आप उस बात के लिए भी सॉरी बोल देते हैं जो आपने गलती की ही नहीं, और आप सामने वाला जो है वो नॉर्मल हो जाता है और देखे कि क्या हुआ। उसने आपको डायरेक्टली ये नहीं कहा कि अपनी बात को वापस लो, लेकिन उसके जो साइलेंस के बाद आपने जो खुद अपनी पोजीशन को चेंज किया, ये है वो बात। और अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट हो तो साइलेंस एक इमोशनल प्रेशर का टूल बन सकती है। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि हर बार किसी को जो है क्वाइट हो जाना मैनिपुलेशन नहीं होता। कभी इंसान जेन्युइनली अपसेट होता है और उसे टाइम चाहिए होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब साइलेंस रिपीटेडली पनिशमेंट की तरह यूज़ हो और आपको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाए। अब एक और पैटर्न, फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट में सबसे पावरफुल फियर में से एक होता है कि ये इंसान मुझे छोड़ ना दे। और अगर ये जो इंसान है, यानी कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि आप उसे लूज़ करने का बहुत ज़्यादा डर रखते हैं अपने अंदर, तो ये जो फियर है आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। कभी वो कहेगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचेगा और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और फिर मुझे ढूंढती रह जाना। कभी कभी कहेगा कि तुम बदल गई हो, कभी कहेगा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और कभी वो सिर्फ इतना कहेगा कि अफेक्शन विड्रॉवल कर देगा। आपको रिलेशनशिप से बचना होगा, इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और फिर रिलेशनशिप टेम्पररी नॉर्मल हो जाएगा और आपका जो माइंड एक और लेसन सीख लेगा कि जब मैं अपनी बात को छोड़ देता हूँ तो रिलेशनशिप सेफ रहता है। और ये जो थॉट है ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप फिर रिलेशनशिप को हेल्दी कम्युनिकेशन से नहीं, सेल्फ सप्रेशन में मेंटेन कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन क्या हर कॉम्प्रोमाइज़ गलत है? तो नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कभी आप एडजस्ट करते हैं, कभी सामने वाला एडजस्ट करता है, कभी दोनों मिलकर मिडिल ग्राउंड निकालते हैं। डिफरेंस ये है कि हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ में दोनों की आवाज़ होती है। मैनिपुलेटिव पैटर्न में अक्सर एक पर्सन बार बार एडजस्ट करता है और दूसरा पर्सन बार बार बेनिफिट लेता है। अगर हर आर्गुमेंट का एंड इसी तरह हो कि आप ही सॉरी बोलें, तो आप ही चेंज हों, आप ही अपनी बाउंड्रीज़ को छोड़ें और आप ही रिलेशनशिप बचाएं, तो फिर ये पैटर्न एग्जामिन करना ज़रूरी है। अब 4 पिलर को दोबारा से इसी स्टेज पर एक बार देख लें तो पता चलेगा कि एक्सेस, क्या सामने वाले को आपकी इमोशनल दुनिया तक इतना एक्सेस मिल गया कि वो आपके मूड और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ट्रस्ट को देखेंगे, सेकंड पिलर, क्या जो ट्रस्ट आपने दिया था उसका रिस्पेक्ट हो रहा है या वही ट्रस्ट आपको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। थर्ड पिलर है एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि क्या आपको फियर, अटैचमेंट, गिल्टी से पर्सनल बातों के जो बेनिफिट है वो उसके लिए उठाया जा रहा है। फोर्थ पिलर है कंट्रोल, क्या आप अपने डिसीजंस अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं या सामने वाले के रिएक्शन के डर से। अगर इन चारों में अनहेल्दी पैटर्न रिपीटेडली नज़र आ रहे हैं तो सिर्फ ये कहना इनफ नहीं है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। हमें ये भी देखना होगा कि उस प्यार का आपकी फ्रीडम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी रिलेशनशिप में आपको अपनी बात कहने से डर लगने लगे तो क्या वो इमोशनल सेफ्टी है? अगर आपको
हर वक्त वर्ड चूज़ करने पड़ते हैं कि सामने वाला एक्सप्लोड ना कर दे, तो क्या वो नॉर्मल कम्युनिकेशन है? अगर आपको अपनी बाउंड्री रखने पर गिल्टी फील करवाया जाता है तो क्या ये रिस्पेक्ट है? अगर आपको रिलेशनशिप से बचने के लिए बार बार अपने आप को छोटा करना पड़ रहा है तो क्या आप रिलेशनशिप बचा रहे हैं या धीरे धीरे खुद को लूज़ कर रहे हैं? ये सवाल किसी रिलेशनशिप को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये सवाल हर इंसान को अपनी इमोशनल रियलिटी चेक करने के लिए करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। आपने किसी पर ट्रस्ट किया तो ये ट्रस्ट किया जा सकता है और हो सकता है। आपने किसी को जेन्युइनली लव किया तो हो सकता है। आपने किसी को अपनी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट समझा तो ये भी हो सकता है। इन चीज़ों का जो मतलब है वो ये नहीं है कि आप फूलिश हैं, लेकिन अगर कोई आपके जेन्युइन इमोशन को समझकर उन्हीं इमोशन का यूज़ आपकी फ्रीडम को कम करने के लिए करे तो प्रॉब्लम आपकी फीलिंग में नहीं, उस पैटर्न में है। और अब हम अगले पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि जब इमोशनल कंट्रोल इतना डीप हो जाए तो इंसान को सिर्फ ये नहीं लगता कि मैं उससे दूर नहीं जा सकता, कभी कभी उसे ये भी लगने लगता है कि शायद मेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जब अटैचमेंट आइडेंटिटी को अफेक्ट करने लगे तो इमोशनल प्रिजन भी गहरी हो सकती है। जब किसी इंसान को बार बार ये फील करवाया जाए कि उसकी फीलिंग गलत है, उसकी बात समझ में नहीं आती, उसकी बाउंड्री प्रॉब्लम है, उसकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही धीरे धीरे वो अपनी सोच पर डाउट करना शुरू कर सकता है। वो किसी डिसीजंस पर पहुंचता है और फिर तुरंत सोचता है कि शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। वो अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश करता है और फिर सोचता है कि शायद मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। वो किसी बिहेवियर से हर्ट होता है और फिर खुद को समझाता है कि शायद मैंने ही बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया। और यहाँ एक और बहुत डेंजरस कन्फ्यूजन शुरू होता है कि इंसान को सामने वाले के बिहेवियर से ज़्यादा अपनी रिएक्शन पर डाउट होने लगता है। ये सिचुएशन और डिफ़िकल्ट तब हो जाती है तब सामने वाला बार बार रियलिटी को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करे। आप कहते हैं तुमने मुझे ये कहा था, वो कहता है कि मैंने कब कहा था। आप कहते हैं कि तुमने उस वक्त मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, वो कहता है तुम हर बात को गलत समझ लेती हो। आप कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात से हर्ट हुआ, वो कहता है तुम्हें तो हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं रही कि सामने वाले ने क्या किया, अब आप अपनी मेमोरी, अपनी फीलिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। और यहाँ वो पॉइंट है जहाँ इमोशनली कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है। साइकोलॉजी में रियलिटी को बार बार डिनाई या डिस्टॉर्ट करके किसी पर्सन को अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डाउट करने वाले पैटर्न को गैसलाइटिंग कहा जाता है। लेकिन हर डिसएग्रीमेंट को गैसलाइटिंग भी नहीं कहा जाता है। दो लोग किसी इवेंट को अलग तरीके से याद कर सकते हैं, किसी बात को अलग समझ सकते हैं या जेन्युइनली डिसएग्री हो सकते हैं। प्रॉब्लम तब है जब कोई पर्सन रिपीटेडली आपकी रियलिटी को डिसमिस करे, आपको अपनी मेमोरी पर डाउट करने के लिए, हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए आपको ही प्रॉब्लम बना दे। अब सोचिए कि क्या रिज़ल्ट इसका होगा। आप डिसीजंस लेने से पहले उस पर्सन की अप्रूवल लेने लगेंगे। आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने से पहले सोचेंगे कि वो क्या कहेगा। आप किसी इंसिडेंट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बताने से पहले ही डाउट करेंगे कि शायद आप ही गलत हैं। और धीरे धीरे आपको अपने माइंड के अंदर भी एक सेफ प्लेस नहीं मिलेगा। यही इमोशनल अटैचमेंट को एक बहुत पेनफुल स्टेज में लेकर आता है, क्योंकि जब इंसान दुनिया से
कंफ्यूज होता है तो वो अपने अंदर जाकर क्लियरिटी को ढूंढता है, लेकिन अगर उसे अपनी ही फीलिंग पर भरोसा करना छोड़ दिया तो वो क्लैरिटी कहाँ से आएगी उसके अंदर। इसीलिए एक सिंपल हैबिट बहुत मदद कर सकती है। जो सिचुएशन रिपीटेडली आपको कंफ्यूज कर सकती है या कर रही है या करने की पॉसिबिलिटी में है, तो उन्हें लिखना शुरू कीजिए कि क्या हुआ, आपने क्या कहा, सामने वाले ने क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ, आपको कैसा फील हुआ। और इसका जो पर्पज़ है वो किसी के ख़िलाफ़ एविडेंस को कलेक्ट करना नहीं है। पर्पज़ ये है कि आप अपने थॉट को क्लियरली देख सकेंगे और हर बार इमोशनल प्रेशर के बीच में अपनी मेमोरी पर डाउट नहीं करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर किसी रिलेशनशिप में आपको बार बार अपनी फीलिंग्स को प्रूव करना पड़ता है, तो क्या आपको वहाँ इमोशनली सेफ फील होना चाहिए? अगर आपको हर बार ये समझना पड़े कि मुझे हर्ट क्या हुआ या क्यों हुआ, तो क्या सामने वाला जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहा है? और अगर आपकी हर फीलिंग को जो जवाब है वो ये हो कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तो क्या प्रॉब्लम हर बार बाकी रिएक्शन में ही हो सकती है? कभी कभी नहीं, क्योंकि कभी प्रॉब्लम उस बिहेवियर में भी हो सकती है जो आपको रिपीटेडली हर्ट कर रहा है। अब एक और चीज़ समझेंगे कि इमोशनल अटैचमेंट आपको हर बार पर्सन से नहीं, कभी कभी उसके अप्रूवल से बांध देती है। यानी कि आप चाहते हैं कि वो आपको समझे, आप चाहते हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करे, आप चाहते हैं कि वो कहे कि तुम सही हो। जब वो अप्रूवल नहीं मिलता तो आप अपनी बात को चेंज करने लगते हैं, फिर सामने वाला अप्रूवल देता है तो आपको रिलीफ मिल जाता है और आपका माइंड सीख लेता है कि पीस तब मिलेगी तब वो मुझसे खुश होगा। लेकिन हेल्दी इमोशनल लाइफ में पीस सिर्फ किसी दूसरे पर्सन की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको अपनी फीलिंग को समझने का हक है, चाहे सामने वाला उन्हें या उनसे एग्री करे या ना करे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे अपनी आवाज़, अपने डिसीजंस और अपनी अंडरस्टैंडिंग खो रहे हैं, तो ये पॉइंट को इग्नोर करने वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट का सबसे बड़ा डेंजर ये नहीं है कि आप किसी को लूज़ करने से डरते हैं। कभी कभी ये डेंजर ये होता है कि आप उस पर्सन को लूज़ ना करने के चक्कर में ख़ुद को लूज़ कर दें। और अगर अब सवाल ये है कि अगर किसी को रियलाइज़ हो जाए कि वो इमोशनली ट्रैप्ड है, तो वो अपनी फ्रीडम को वापस लेना कैसे शुरू करे? तो जो इमोशनल अटैचमेंट से बाहर निकलने का पहला स्टेप ये नहीं है कि आप तुरंत किसी पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर खड़ा करें। पहला स्टेप ये है कि आप ख़ुद से सच बोलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ख़ुद से ये मत पूछिए कि मैं उस इंसान से कितना प्यार करता हूँ। पहले ये पूछिए कि इस रिलेशनशिप में मैं ख़ुद को कैसा महसूस करता हूँ या करती हूँ। क्या मैं सेफ़ फील करती हूँ? क्या मेरी बात सुनी जा रही है? क्या मेरी बाउंड्री की रिस्पेक्ट होती है? क्या मैं अपनी बात को बिना डरे कह सकती हूँ या कह सकता हूँ? क्या मुझे हर वक्त सामने वाले का मूड के हिसाब से चलना पड़ता है? क्या मैं अपने डिसीजंस को खुद ले सकता हूँ? क्या मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, स्टडी और वर्क और पर्सनल लाइफ को नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू कर पा रहा हूँ? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में रहकर अपना बेटर वर्जन बन रहा हूँ या धीरे धीरे अपने आप को खो रहा हूँ? ये जो क्वेश्चन है ये किसी रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन रियलिटी को समझने के लिए है। अब दूसरा जो स्टेप है वो अपनी बाउंड्रीज़ को दोबारा पहचानिए कि आपको पहले ये क्लियर करना होगा कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। किस तरह की बात आप टॉलरेट नहीं करेंगे और किस तरह का बिहेवियर आप हर्ट करता है आपको। किस सिचुएशन में आपको डिस्टेंस चाहिए और किस डिसीजंस में आप अपनी मर्ज़ी
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको। और जब ये चीज़ क्लियर हो जाए तो उन्हें सिर्फ माइंड में रखना काफ़ी नहीं है, उन्हें कामली एक्सप्रेस भी करना होगा कि मैं इस तरह की बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं इस बिहेवियर के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे इस डिसीजन के लिए प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे मेरी बाउंड्री की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपको चिल्लाना नहीं है, आपको फाइट नहीं करनी, आपको किसी को प्रूफ नहीं करना, बस अपनी बात को आपको क्लियर रखना है और फिर सामने वाले का रिएक्शन देख लीजिए, देखिए, ये देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी पर्सन के वर्ड से ज़्यादा उसका रिएक्शन भी बता देता है कि वो आपकी बाउंड्रीज़ को कितना रिस्पेक्ट करता है। अगर वो समझने की कोशिश करता है तो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है और बिहेवियर को इम्प्रूव करता है, और ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन अगर वो हर बाउंड्रीज़ के बाद में गिल्ट, एंगर, इंसल्ट, थ्रेट, साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल प्रेशर को यूज़ करता है तो इस पैटर्न को सीरियसली देखना चाहिए। तीसरा स्टेप है, अपनी दुनिया को दोबारा बड़ा करना होगा और सीखना होगा। और इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा डीप अगर हो गई है तो अक्सर इंसान की पूरी इमोशनल दुनिया एक ही पर्सन के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए अपनी दुनिया को दोबारा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कीजिए, फैमिली के उन लोगों से कनेक्शन बनाइए जिन पर आप भरोसा करते हैं। अपनी स्टडी या वर्क पर दोबारा फोकस कीजिए, कोई काम कीजिए जिसमें आपका जहन मसरूफ़ हो, और अपनी जो फ़िज़िकल हेल्थ है उसका ख़्याल रखिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप के साथ वक्त गुजारना दोबारा सीखिए। क्योंकि जब आपकी पूरी इमोशनल दुनिया सिर्फ एक पर्सन बन जाता है तो उस पर्सन से डिस्टेंस बनने पर इम्पॉसिबल जैसा फील हो सकता है। लेकिन जब आपकी लाइफ में दूसरा मीनिंगफुल कनेक्शन, गोल्स वापस आ जाएं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी जो पूरी दुनिया है वो सिर्फ एक इंसान नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर अटैचमेंट का सॉल्यूशन ब्रेकअप नहीं होता। अगर रिलेशनशिप हेल्दी है लेकिन अटैचमेंट अनहेल्दी लेवल तक पहुंच गई है तो सॉल्यूशन इमोशनल बैलेंस को डेवलप करना हो सकता है, और रिलेशनशिप में रहकर भी अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन हो सकती है। आप किसी से लव कर सकते हैं और फिर भी आपने डिसीजंस ले सकते हैं आप खुद। आप किसी के क्लोज़ हो सकते हैं और फिर भी आप बाउंड्रीज़ को रख सकते हैं। आप किसी को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं और फिर भी आप अपनी पूरी आइडेंटिटी को उस पर्सन के हवाले नहीं करते। हेल्दी अटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। हेल्दी अटैचमेंट का मतलब है कि तुम जो है मेरी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, लेकिन मेरी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो। लेकिन अगर रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन भी हो रही है तो फिर सिर्फ अटैचमेंट को कंट्रोल करना एनफ नहीं हो सकता। आपको मैनिपुलेशन का पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। कौन सा बिहेवियर रिपीटेडली हो रहा है, किस चीज़ के बाद आप गिल्टी फील करते हैं, और कब आप अपनी बाउंड्री को छोड़ देते हैं, कब सामने वाला सडनली लविंग हो जाता है, कब वो डिस्टेंस को क्रिएट करता है, और क्या आपको बार बार सेम साइकिल में वापस लाया जा रहा है। इन पैटर्न्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पैटर्न को समझ में नहीं आएंगे तब तक हर इंसिडेंट को अलग अलग इंसिडेंट समझकर आप इग्नोर करेंगे। लेकिन जब पैटर्न सामने आ जाता है तो आपको समझ आने लगता है कि ये सिर्फ एक आर्गुमेंट नहीं था, ये बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करिए कि अपनी रिकवरी के लिए सामने वाले को हर वक्त एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। हर फ्रेंड को उसकी स्टोरी को बताना ज़रूरी नहीं है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी एनर्जी
प्रूफ देने में नहीं, अपनी लाइफ को वापस बनाने में लगानी है। और अगर सिचुएशन सीरियस है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, थ्रेट है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, फिज़िकल डेंजर भी है, या आपको अपनी सेफ्टी का कंसर्न है, तो ट्रस्टेड पर्सन और क्वालिफाइड प्रोफेशनल सपोर्ट लेना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे केस में सिर्फ स्ट्रॉन्ग बन जाओ कह देना सिचुएशन या सॉल्यूशन नहीं होता है सिचुएशन का। कभी जो है सेफ एग्ज़िट प्लान की ज़रूरत होती है, कभी फैमिली सपोर्ट की और कभी लीगल हेल्प की, और कभी कभी मेंटल हेल्थ की और प्रोफेशनल्स की। मदद लेना वीकनेस नहीं होता, मदद लेना ये एक्सेप्ट करना है कि मुझे अपनी लाइफ को वापस ठीक करना है। और इसी जगह से इमोशनल प्रिजन का पहली बार जो है खुलना शुरू होता है। और जो है एक रिलेशनशिप में आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा हो सकता है, लेकिन उस रिलेशनशिप की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी रुक जाए, ये हेल्दी अटैचमेंट नहीं होता। मोहब्बत में किसी को इम्पोर्टेंस देना गलत नहीं है। अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी पीस और अपनी फ्रीडम किसी एक इंसान के हवाले कर देना आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना सकता है। आप किसी से डीपली अटैच्ड हो सकते हैं और फिर भी अपनी सोच को रख सकते हैं, लेकिन आप किसी से मोहब्बत कर सकते हैं और फिर भी आप नो कह सकते हैं। आप किसी के साथ रह सकते हैं और फिर भी आप अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी को लूज़ करने से डर सकते हैं, लेकिन उस डर की वजह से आप अपने आप को लूज़ करना आपको ज़रूरी नहीं है। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर कोई पर्सन आपकी फीलिंग का रिस्पेक्ट करता है, आपकी बाउंड्री को समझता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करता है और आपको अपनी लाइफ जीने की फ्रीडम देता है, तो अटैचमेंट अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अटैचमेंट के नाम पर कंट्रोल आ जाए, जब लव के नाम पर गिल्ट आए, जब केयर के नाम पे मॉनिटरिंग आए, कंसर्न के नाम पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं, कमिटमेंट के नाम पर आपकी फ्रीडम ख़त्म होने लगे, और जब आपको रिलेशनशिप बचाने के लिए बार बार ख़ुद को तोड़ना पड़े, तो फिर सवाल रिलेशनशिप का नहीं, पैटर्न्स का आता है। क्योंकि एक मैनिपुलेटर आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करने आया हूँ। वो आपको सामने विलन बनकर नहीं आएगा। वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो केयरिंग भी लग सकता है, आपको समझने वाला भी लग सकता है, आपकी प्रॉब्लम को सुनने वाला लग सकता है। और इसीलिए हिडन मैनिपुलेशन को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको किसी पर्सन के ऊपर लेबल लगा हुआ नहीं दिखाई देता। आपको पैटर्न्स को देखना है, क्योंकि क्या कोई आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करता है? क्या वो आपके नो की रिस्पेक्ट करता है? क्या वो आपकी मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? क्या वो बार बार गिल्टी फील करवा रहा है आपको? क्या वो बार बार फियर का बेनिफिट ले रहा है, या आपको दूसरों से जो है आइसोलेट कर रहा है? क्या आपको पर्सनल बातों को आप ही के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहा है? क्या उसके साथ रहकर आप ज़्यादा फ्री फील करते हैं या ज़्यादा अफ्रेड? ये क्वेश्चन जो है किसी को जज करने के लिए नहीं है, ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर आपको रियलाइज़ हो गया है कि आप इमोशनली ट्रैप्ड हैं, तो ख़ुद को ब्लेम मत कीजिए। आप अपने किसी पर ट्रस्ट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ थे। आपने किसी से मोहब्बत की थी, मतलब ये नहीं कि आप वीक थे। आप किसी के प्रॉमिस पर बिलीव कर बैठे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कम है। लेकिन अब अगर आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, तो उस पैटर्न को इग्नोर करना भी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ को दोबारा छोटे छोटे डिसीजन से वापस लीजिए, अपनी बात को बोलना शुरू कीजिए, अपनी बाउंड्रीज़ को समझिए, ट्रस्ट लोगों से कनेक्शन रखिए, और स्टडी, वर्क, हेल्थ, हॉबीज़, स्पिरिचुअल लाइफ को दोबारा इम्पोर्टेंस दीजिए। और अगर सिचुएशन डेंजरस है, तो अकेला डिसीजंस लेने के बजाय ट्रस्टेड पर्सन और क्वालिफाइड प्रोफेशनल से हेल्प लेकर डिसीजंस लीजिए। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन इमोशनल फ्रीडम अक्सर एक बड़े डिसीजन से नहीं, छोटे छोटे ऑनेस्ट डिसीजन से वापस आ सकता है।
और एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि जिस इंसान को आप अपनी पूरी दुनिया समझ रहे थे वो आपकी पूरी दुनिया नहीं था। आपकी पूरी दुनिया उस पर्सन से पहले भी थी, आपकी दुनिया उस पर्सन के बाद भी है, और आपके ड्रीम्स अभी भी हैं, आइडेंटिटी अभी भी है, वैल्यू अभी भी है, आपकी ज़िंदगी अभी भी है। इसीलिए अगर आप किसी इमोशनल अटैचमेंट में फंस गए हैं जहां आपको लगता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं रह गई, तो एक बार रुककर ख़ुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं इस इंसान को चूज़ कर रहा हूं या मैं इसे लूज़ करने के डर से ख़ुद को चूज़ करना भूल गया हूँ। क्योंकि हेल्दी मोहब्बत में आप किसी को चूज़ कर, ऐसा नहीं है कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन इमोशनल प्रिजन में आपको लगता है कि आपके पास चॉइस ही नहीं है। याद रखिएगा कि जो रिश्ता आपकी इंडिविजुअलिटी, डिग्निटी और इमोशनल सेफ्टी को कम कर दे, उसे सिर्फ इसीलिए हेल्दी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका नाम मोहब्बत है। मोहब्बत आपको अंधा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत आपको अपने आप से दूर नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत आपकी आवाज़ नहीं छीननी चाहिए। मोहब्बत आपके नाम पर किसी इंसान को आपके माइंड का जेलर बनने का हक नहीं देती। आप किसी के साथ रहकर भी अपनी बाउंड्रीज़ को रख सकते हैं। अगर कभी आपको अपनी फीलिंग वापस लेनी पड़े तो याद रखिएगा कि आप अपने आप को बेचना सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि आप जो है कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, आप ले बेच नहीं कर रहे किसी चीज़ को। आपको अपने आप को बचाना है उस पैटर्न से। तो ये सिर्फ रिस्पेक्ट है या अवेयरनेस है, और कभी कभी ये अपनी ज़िंदगी को दोबारा ज़िंदा करने के लिए एक पहला कदम होती है।